everyone, a very warm welcome to all of you. So in today's video, we are going to start our new chapter, that is chapter number 12, Nature of Contract of Sale of Goods. तो इस चैप्टर में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 टॉपिक्स बेसिकली कवर करेंगे. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, and difference between sale and hire purchase system, and these all topics are sufficient for this chapter. जो चैप्टर है नेचर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज बेस्ड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. इसमें हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में पढ़ते हैं, जो कब फोर्स में आया था. यह आया था 1 जुलाई 1930 को. तो 1930 का एक्ट तो है, लेकिन हमारे इन्फोर्समेंट में कब आया था? ऑन 1 जुलाई 1930. This chapter explains how a valid sale of goods takes place between a buyer and seller. कैसे बायर और सेलर के बीच में एक वैलिड सेल होती है. एंड व्हाट आर द लीगल रूल्स अप्लाई टू सच ट्रांजैक्शंस. ऐसी ट्रांजैक्शंस को कौन से लीगल रूल्स अप्लाई होते हैं. मेन टॉपिक कवर्ड इन द चैप्टर मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो सेक्शन 4 है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का, वो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर ओनरशिप. या तो ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए एग्री हुआ जाता है टू द बायर फॉर अ प्राइस. और बायर को एक प्राइस भी हम देते हैं, ऐसे नहीं, किसी कंसिडरेशन की वजह से देते हैं एट अ प्राइस. मेन आइडिया क्या है कि गुड्स होने ज़रूरी हैं, गुड्स की प्रेजेंस ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारा मेन चीज़ है. दैट इज़ अवर सब्जेक्ट मैटर. देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है. जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होनी ज़रूरी है. ये नहीं कि आप ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र करें, सिर्फ पोजेशन दे रहे हो, मतलब किसी को सिर्फ गुड्स रखने के लिए दे रहे हो, इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हो. और जो कंसिडरेशन है ना, वो भी पैसे के फॉर्म में होनी ज़रूरी है. अब एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें, 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है. एक सेलर होता है, एक बायर होता है. दोनों डिफरेंट पर्सन होने ज़रूरी है. ये नहीं कि एक इंसान सेलर है और वही बायर है. अ पर्सन कांट सेल गुड्स टू हिमसेल्फ. वो अपने आप को गुड्स बेच नहीं सकता. इंपॉर्टेंट केसेस इसमें हमारे पास है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज रमन लाल एंड कंपनी, जिसे हम फर्दर डीप में स्टडी करेंगे. ग्राफ वर्सेज इवान का केस है हमारे पास. गुड्स मस्ट बी सब्जेक्ट मैटर. जो गुड्स हैं वो सब्जेक्ट मैटर के होने चाहिए, जिसका मतलब ये है हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 बोलता है कि गुड्स हर टाइप के हो सकते हैं, लेकिन जो मूवेबल हो, एक्सेप्ट मनी, एक्शनेबल क्लेम्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल है जैसे कि स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ट्रीज, मीन्स जो चीज़ें लैंड से जुड़ी हैं लेकिन इनको बेचने के समय पर हमें इसे लैंड से अलग करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. द सेलर मस्ट ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर ओनरशिप. जो सेलर है, मैंने पहले भी आपको बताया, या तो ओनरशिप को ट्रांसफ़र करे या फिर ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री करे. कौन सी ओनरशिप? जो उसके पास गुड्स की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, प्रॉपर्टी इन गुड्स, टू द बायर. ओनली पोजेशन ट्रांसफर इज नॉट इनफ. सिर्फ पोजेशन दे देना सेल नहीं होती. प्राइस मस्ट बी इन मनी. जो प्राइस है वो मनी की फॉर्म में होना चाहिए. मीन्स जो सेलर है उसको कंसिडरेशन मिलनी चाहिए गुड्स को सेल करने पे. एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज कॉल्ड बार्टर, इट इज़ नॉट सेल. अगर आप किसी को गुड्स देते हो, आपने उसको एप्पल दिए और उससे आपने बनानाज ले लिए, ये क्या है? बार्टर है. आपने गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर लिए. इट इज़ नॉट, देयर इज नॉट सिंगल प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन द फॉर्म ऑफ मनी, सो इट इज़ नॉट अ सेल. गुड्स पार्टली फॉर कैश एंड पार्टली फॉर गुड्स. अब गुड्स या तो हम कैश में थोड़ा सा पैसे ले लें, बाकी का हम गुड्स की फॉर्म में ले लें, इसको हम सेल कह सकते हैं. यूजली सप्लायर्स में से होता है कि एक सप्लायर अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ए को, राम जो है वो शाम को प्रोडक्ट ए दे देता है, जिसके लिए शाम उसे प्रोडक्ट बी दे देता है और 20,000 दे देता है. अब ये सेल मानी जाएगी क्योंकि इसने थोड़ा सा पैसा भी दिया पार्टली फॉर्म में. इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर है हमारे पास एल्ड्रिज वर्सेस जॉनसन का, जिसे हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे. सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सेल भी आती है और एग्रीमेंट टू सेल भी आती है. बोथ कम्स इन अवर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, राइट. आगे बढ़ते हैं. डिफरेंस बिटवीन देखेंगे सेल और एग्रीमेंट टू सेल में. इसके साथ हमारे पॉइंट सारे कंप्लीट हो जाएंगे एसेंशियल एलिमेंट्स के. फिर हम डिफरेंस देखेंगे. सो जो सेल है उसमें ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड होता है, रिस्क जो है वो बायर का हो जाता है क्योंकि ओनरशिप उसकी हो जाती है. जो सेलर है वो प्राइस के लिए स्यू कर सकता है बायर के ऊपर अगर उसे पेमेंट नहीं मिलती. एग्रीमेंट टू सेल,
ओनरशिप ट्रांसफर्स इन फ्यूचर, जो ओनरशिप है वो फ्यूचर में ट्रांसफर होती है क्योंकि सेल भी फ्यूचर में होगी। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, वो एग्जीक्यूटेड मीन्स एग्जीक्यूट हो चुका होता है, ये एग्जीक्यूट होने वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। रिस्क रिमेन्स विद सेलर, जो रिस्क है वो सेलर के साथ रहता है क्योंकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई होती, अभी गुड्स का ओनर कौन है, सेलर है, तो उसी का रिस्क होगा। सेलर कैन स्यू ओनली फॉर डैमेजेस, सेलर सिर्फ डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। सो बेसिकली इन एग्रीमेंट टू सेल द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड येट टू द बायर्स, इट इज ओनली अ प्रॉमिस दैट सेल विल हैपन इन फ्यूचर आफ्टर सम कंडीशंस और टाइम। कुछ समय के बाद या फिर कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद सेल एग्जीक्यूट की जाएगी। सो बायर रिफ्यूजेस टू परचेज द गुड्स, अगर बायर ने गुड्स को खरीदने से मना कर दिया तो जो सेलर है कांट क्लेम द फुल प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स जितनी भी अमाउंट के थे वो उसको नहीं मांग सकता, बिकॉज लीगली द गुड्स स्टिल बिलोंग्स टू द सेलर। द सेलर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस कंपनसेशन फॉर द लॉस कॉज्ड बाय बायर्स रिफ्यूजल। अब जब बायर रिफ्यूज़ कर देगा उसके जो डैमेजेस होंगे उनको ये मांग सकता है बायर से, क्योंकि उसने रिफ्यूज़ कर दिया गुड्स को लेने से। अब इसमें सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 4 सबसेक्शन 3, सेक्शन 4 सबसेक्शन 4, और कुछ डिफरेंसेस हैं। सेल और हायर परचेज का डिफरेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सेल में क्या होता है, बट ऑब्वियस ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, बायर ओनर बन जाता है, सेलर जो है वो गुड्स को रीपोजेस नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो वापस गुड्स रीपोजेस नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर हम हायर परचेज की बात करें, ये हमने एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है इसी सेमेस्टर में, ओनरशिप ट्रांसफर आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट। बायर को ओनरशिप तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं कर देगा। हायरर ओनली गेट्स पोजेशन, सिर्फ उसके पास पोजेशन आती, ओनरशिप नहीं आती। ओनर कैन रीपोजेस गुड्स ऑन डिफ़ॉल्ट, अगर कोई वो डिफ़ॉल्ट करता है तो ओनर उसके गुड्स को रीपोजेस कर सकता है। ये कौन गवर्न करता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और हायर परचेज को करता है हायर परचेज एक्ट 1972। अब हम इस चैप्टर को प्रॉपरली डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, मीन्स गुड्स के साथ रिलेटेड जो सेल, वो एक्ट कौन सा है, 1930, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल लॉज फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शंस। हमारी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमर्शियल लॉ है। जो अर्लियर द लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स वाज कंटेन्ड इन चैप्टर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले क्या होता था, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसका जो सेक्शन 7 था ना, या फिर चैप्टर 7 बोल लो आप, चैप्टर 7 ही बोलना है, हमने सेक्शन नहीं बोलना, उसके अंदर हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ जाता था। लेकिन बाद में इसे सेपरेट कर दिया गया और इसका एक नया एक्ट बना जिसको हम आज जानते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930 और इसके अंदर 66 सेक्शंस हैं। ये पूरे इंडिया के अंदर एक्सटेंड हुआ एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये जो एक्ट है ये गुड्स के सेल परचेज के साथ रिलेटेड है। क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है बायर्स और सेलर्स के, कैसी ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या वारंटीज़ होती हैं किसी गुड्स को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, कैसे डिलीवरी की जाएगी और क्या पेमेंट के रूल्स होंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सबसे पहले मतलब देखते हैं। ये जो हमारा लॉ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्ट, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इसका मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसका सेक्शन 4 हमें बोलता है ये कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट हमें पता क्या है, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods। जहाँ पर जो बायर है या फिर जो सेलर है वो आपस में ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं और साथ ही में एग्री भी कर सकते हैं ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने के लिए इसी एक प्राइस के ऊपर, एट अ फॉर अ प्राइस। अब क्या इसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट कंटेन फॉलोइंग एसेंशियल्स। पहला है हमारे पास देयर मस्ट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर सबसे पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक्ट है सबसे पहले तो एक कॉन्ट्रैक्ट है
देयरफॉर इसमें सारे वो एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं, जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर पढ़े थे, जो वहाँ पर प्रेजेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पर एप्लीकेबल होनी चाहिए। अब वो एसेंशियल्स क्या हो सकती है? ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, एक इंसान ऑफर करे दूसरा इंसान एक्सेप्ट करे, फ्री कंसेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना है, जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, वो माइनर या फिर अनसाउंड नहीं होनी चाहिए, दोनों की जो कंसिडरेशन है यानी एक का तो पैसा होगा दूसरे का गुड्स होगा वो लॉफुल होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए, और एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग होगा तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये या तो वर्ड होगा या फिर वर्डेबल होगा। वर्ड का मतलब लॉ इसे कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं मानेगा, और वर्डेबल का मतलब है कोई एक पार्टी उठकर इसे वर्ड यानी लॉ के सामने इन्फोर्सेबल अनइन्फोर्सेबल दिखा सकती है एक पार्टी अपनी मर्जी से। एग्जाम्पल देखो, ए एग्रीज टू सेल हिज लैपटॉप टू बी फॉर 40,000। अब ए ने कहा कि मैं ना अपना लैपटॉप बी को सेल कर दूंगा 40,000 का। बोथ एग्रीज फ्रीली एंड लॉफुली, दोनों फ्रीली लॉफुली एग्री हो गए, देयरफॉर ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। देयर मस्ट बी टू पार्टी, दूसरा पॉइंट है दो पार्टीज का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी वन सेलर एंड वन बायर, बोथ मस्ट बी डिफरेंट पर्सन्स बिकॉज अ पर्सन कांट बाय हिज ओन गुड्स। दोनों जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए क्योंकि एक ही इंसान अपने गुड्स को बाय नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। अब इसमें केस क्या है? अ पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व्ड, एक पार्टनरशिप फर्म थी वो डिसॉल्व हो रही थी, ठीक है। गुड्स वर डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स, कुछ गुड्स बचे उसे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर लिया गया। सेल टैक्स अथॉरिटी ट्रीटेड इट एज अ सेल, अब सेल टैक्स अथॉरिटी ने इसके ऊपर लगा दिया टैक्स, लेकिन डिसीजन क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि ये सेल नहीं है क्योंकि पार्टनर्स खुद ही क्या है? जॉइंट ओनर्स हैं इन गुड्स के। सो एक ही इंसान अपने आप को गुड्स सेल नहीं कर सकता, इस वजह से ये सेल नहीं होगी। इट इज़ मेयर ट्रांसफर ऑफ गुड्स या फिर डिवीजन ऑफ गुड्स अमंग जॉइंट ओनर्स ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। अब इस केस की इम्पॉर्टेंस ये है ये है कि दिस केस प्रूव्स दैट देयर मस्ट बी टू डिफरेंट पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में दो डिफरेंट पार्टीज होनी चाहिए, एक सेलर होगा और एक बायर होगा। अनदर इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास ड्रैफ वर्सेस एवांस का। सो अ क्लब मैनेजर सप्लाइड लिकर टू क्लब मेंबर्स एट अ फिक्स्ड प्राइस। एक क्लब मैनेजर है वो अपने क्लब के मेंबर्स को लिकर सप्लाई करता है एक प्राइस के ऊपर। अब यहाँ पे उसके पास लेकर को सेल करने का कोई लाइसेंस नहीं था। डिसीजन ये आया कि कोर्ट ने कहा ये सेल नहीं है, जो लिकर ऑलरेडी बिलोंग करती है उनको कलेक्टिवली वो उसके रिप्लेस करवाने के लिए, मीन्स अगर वो लिकर यूज़ कर रहे हैं तो कल को क्लब के अंदर लिकर रीफिल हो, उसको गुड को रिप्लेस करवाने के लिए पैसे दे रहे हैं। एवरी मेंबर वाज कंज्यूमिंग हिज ओन प्रॉपर्टी एंड लेटर रिस्टोरिंग इट टू द क्लब। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है ओनरशिप एंड बायर सेलर रिलेशनशिप वर एब्सेंट। एक तो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी, दूसरा बायर और सेलर का रिलेशनशिप भी नहीं था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स। जो सब्जेक्ट मैटर है वो गुड्स ही होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब है वो हर टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, जिसमें हम एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को कंसिडर नहीं करते हैं। गुड्स में स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ट्रीज, एग्री टू बी कट, फर्नीचर, व्हीकल सब कुछ आ जाता है। वट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स? एक तो मनी, मनी इट सेल्फ इज़ नॉट गुड बिकॉज इट इज़ यूज एज कंसिडरेशन। जो मनी है ना, मनी गुड नहीं हो सकती क्योंकि ये एक कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन को गुड कैसे मान सकते हो? मीन्स 500 नोट कांट इट सेल्फ बिकम सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑर्डिनरी सेल। हम 500 रुपये का नोट नहीं बेच सकते। हाउएवर हम पुराने सिक्के, कोई रेयर कॉइन्स जो हैं उनको गुड्स मानते हैं क्योंकि उनका परचेज सेल हो जाता है क्योंकि वो कलेक्ट करने की चीज़ है, कलेक्टिबल है। नेक्स्ट वी हैव इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी इसलिए नहीं होती जैसे लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, क्योंकि वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का पार्ट आती है। किसका पार्ट है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल?
सेल ऑफ हाउस इज नॉट कवर्ड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जो घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट होगा ना वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर आएगा। थर्ड पॉइंट है एक्शनेबल क्लेम्स इसका पार्ट क्यों नहीं है। एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स विच कैन बी रिकवर्ड थ्रू लीगल एक्शंस, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, मीन्स लीगल एक्शन टेकअप करके हम उस पैसे को वापस ले सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल है बुक डेट्स, इंश्योरेंस क्लेम्स, एरियर्स ऑफ सैलरी, लॉटरी क्लेम्स। सो ये सारी चीज़ें गुड्स नहीं हैं, हम बुक डेट्स को बेच नहीं सकते, इंश्योरेंस क्लेम से को सेल नहीं कर सकते या परचेज नहीं कर सकते, एरियर्स ऑफ सैलरी को परचेज नहीं कर सकते और लॉटरी क्लेम्स को सेल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गुड्स का पार्ट नहीं होती। फोर्थ पॉइंट वी हैव ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स की फॉर्म में। द सेलर मस्ट ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर ओनरशिप। जो गुड्स के साथ रिलेटेड ओनरशिप है ना, या तो वो ट्रांसफर हो, यहाँ पर एग्रीमेंट हो उस ओनरशिप को ट्रांसफर करने का टू द बायर। हियर प्रॉपर्टी मीन्स, यहाँ पर प्रॉपर्टी का मीनिंग कई बार कंफ्यूज करता है बच्चों को। ओनरशिप राइट्स, इट डजंट मेयरली मीन्स पोजेशन। ओनरशिप राइट्स का मतलब होता है कि किसी को प्रॉपर्टी मिल रही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ पोजेशन के लिए नहीं, एक हक के लिए, एक राइट के लिए। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन अलोन इज नॉट अ सेल। आपको पोजेशन का मतलब पता होगा, मीन्स किसके पास गुड इस वक्त है, उसके पास मतलब उसकी पोजेशन है। तो सिर्फ पोजेशन मिल जाने से सेल नहीं मानी जाती। एग्जाम्पल देखो, इफ़ ए गिव्स इज कार टू बी फॉर यूज ड्यूरिंग वेकेशन, वेकेशंस के दौरान उसकी कार को इस्तेमाल करने के लिए ए ने अपनी कार बी को दे दी, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई, तो ये सेल नहीं मानी जाएगी। मीन्स प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप राइट्स। नेक्स्ट वी हैव प्राइस मस्ट बी मनी कंसिडरेशन। जो हमारा प्राइस होगा ना उसको मनी की फॉर्म में कंसिडरेशन करके आपने लेना है। द कंसिडरेशन इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंसिडरेशन होती है, द कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी मनी। वो हमेशा मनी ही होनी चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गुड एक्सचेंज फॉर गुड्स। जब हम गुड्स के बदले गुड्स देते हैं उसे बार्टर बोलते हैं। तो जब कोई पैसा नहीं उसे कोई सेल नहीं मानी जाएगी। जब गिफ्ट है तब भी नहीं सेल मानी जाएगी। जब पार्टली पैसा और पार्टली गुड्स, यूजुअली ये सप्लायर्स में होता है, लाइक ए ने गुड ए दिया बी को, बी ने गुड बी दिया ए को और साथ में 20,000 दे दिए, मीन्स पार्टली गुड्स दिए और पार्टली पैसे दिए, तो ये वैलिड सेल जो है मानी जाएगी। इसके एग्जाम्पल है ए सेल्स हिज स्कूटर फॉर 20,000 इन कैश। 20,000 कैश में अपने स्कूटर को बेचता है और साथ में लेता है ओल्ड मोबाइल फ़ोन। एक तो अपने स्कूटर का 20,000 लेता है, साथ में एक पुराना मोबाइल फ़ोन लेता है। ये वैलिड सेल मानी गई है क्योंकि इसमें पार्टली गुड्स लिए गई हैं और पार्टली कैश इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन लिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंस केस हमारे पास आता है एल्ड्रिज वर्सेस जॉनसन का। अब एल्ड्रिज वर्सेस जॉनसन का केस पढ़ते हैं। सो 52 बुलक्स वैल्यूड एट 6 पाउंड। तो हमारे पास क्या था, तो ये जो 52 बुलक्स थी ये हर एक 6 पाउंड की थी। कितने पाउंड की थी? 6 पाउंड की। एक्सचेंज फॉर बार्ले, सो इनको बार्ले के लिए दिया गया, मीन्स 52 बुलक्स दी और साथ में बार्ले ले लिया गया एंड बैलेंस अमाउंट वाज पेड इन कैश, और साथ में थोड़ा बहुत पैसा भी ले लिया। अब क्या डिसीजन हुआ कोर्ट का? कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है क्योंकि इसमें पार्ट कंसिडरेशन जो है वो मनी है, थोड़ा कंसिडरेशन का पार्ट पैसा भी है। इंपॉर्टेंस ये है कि पार्टली गुड्स एंड पार्टली मनी को हम सेल मानते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंक्लूड बोथ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल भी आता है और एग्रीमेंट टू सेल भी आता है। सेल में बेसिकली क्या होता है, व्हेन ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली, जब इमीडिएटली हम ओनरशिप को ट्रांसफर कर देते हैं उसको सेल बोलते हैं, सेलर टू बायर। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, पी ने 200 रेडीमेड कोट्स क्यू को दिए 20,000 के और उसे अलाउ करा कि वो डिलीवरी किसी भी समय पर आके बिजनेस आवर्स में ले जा सकता है। 20,000 ले लिए, 200 रेडीमेड कोट्स दे दिए, तो ये क्या हुआ? सेल ऑफ गुड्स। ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली, हेंस इट इज़ अ सेल। एग्रीमेंट टू सेल, व्हेन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। जो ओनरशिप की ट्रांसफरेबिलिटी है वो फ्यूचर में होगी, अभी नहीं हुई। कुछ कंडीशंस की फुलफिलमेंट के बाद, कंडीशंस भी होनी ज़रूरी हैं, उसको हम एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। पी एग्रीज टू सेल हिज टाटा नैनो कार टू क्यू। पी कहता है कि मैं अपनी टाटा नैनो कार दूंगा क्यू को 1 महीने के बाद
1,50,000 के लिए, मीन्स अभी नहीं 1 महीने के बाद देगा। और उसने कंडीशन क्या रखी कि 1,50,000 में। ओनरशिप विल ट्रांसफर आफ्टर 1 मंथ, देयरफॉर इट इज एग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट वी हैव फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट की क्या फॉर्म होगी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, हमारा सेक्शन 5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी रिटर्न, ये रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, पार्टली रिटर्न एंड पार्टली ऑरल भी हो सकता है, साथ ही साथ ये इम्प्लाइड भी हो सकता है, मतलब कंडक्ट ऑफ पार्टीज से पता चलेगा। एग्जाम्पल देखो, अ कस्टमर एंटर्स अ शॉप, पिक गुड्स, पे मनी। एक कस्टमर दुकान के अंदर आता है, गुड्स लेता है और पैसे दे देता है, तो शॉपकीपर उसको गुड्स डिलीवर भी करेगा। इवन विदाउट रिटर्न वर्ड कंडक्ट क्रिएट्स वैलिड सेल। यहाँ पर इम्प्लाइड फॉर्म में एक सेल ऑफ गुड्स हो रही है कि वो कोई गुड उठाता है और उसके पैसे देता है, उसके पैसे पूछता है, पैसे दिए और गुड्स की डिलीवरी ले ली। तो यहाँ पे बिना किसी रिटर्न या फिर ऑरल वर्ड्स के कंडक्ट के थ्रू ही एक वैलिड सेल ने टेक प्लेस। नेक्स्ट वी हैव नो स्पेशल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड। कोई भी फॉर्मेलिटीज की ज़रूरत नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी मेड सिंपली, सिंपल फॉर्म में बन जाता है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की कंपल्शन नहीं होती। नाउ वी हैव टू डू डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब हम करेंगे सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट हमारा है बेसिस, दैट इज़ मीनिंग। बहुत सिंपल है। सेल में क्या होता है, ओनरशिप जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें जो ओनरशिप है वो फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगी, यानी बाद में, लेटर। फिर है नेचर, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है और ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ये एग्जीक्यूट होने वाला है। ओनरशिप की बात करें तो जो बायर है वो ओनर होता है, यहाँ पर सेलर ओनर होता है। रिस्क की बात करें, सेलर इसलिए ओनर होता है क्योंकि अभी तक गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई। अगर ओनरशिप बायर की है सेल में तो रिस्क भी बायर का होगा, अगर ओनरशिप सेलर की है तो रिस्क भी सेलर का होगा। अब राइट्स क्या है? राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। सेल में क्या होता है कि अगर ये नैनो कार जिसका नंबर है 0M3218, इट मीन्स कि ये जो कार है जिसका नंबर ये है उसको कोई भी अपना नहीं कह सकता सिवाय उसका ओनर राम के बजाय। उसका राइट क्या है? पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट, और वहाँ पर राइट अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन। जैसे अगर नैनो कार मैंने खरीदनी है 1.5 लाख में 1 महीने बाद, तो अब सिर्फ उसके पास, राम के पास हक है कि वो शाम जिसकी गाड़ी है उससे सिर्फ कार मांग सकता है और शाम भी राम से पैसे ले सकता है। तो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए राइट होता है, यहाँ पर पूरे होल वर्ल्ड में। एक होता है राइट इन रेम जिसको राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड बोलते हैं, एक होता है राइट इन पर्सनम जिसको राइट अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन बोला जाता है। इस चीज़ को लिखने से आपका आंसर और भी बढ़िया लगेगा। नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट सेलर्स रेमेडी। मान लो अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो गया तो सेलर क्या रेमेडी, मीन्स कैसे खुद को बचा सकता है इस चीज़ से। सेलर कैन स्यू फॉर प्राइस। सेल के केस में सेलर प्राइस के लिए स्यू कर सकता है, मीन्स मैंने गुड्स दिए थे इनको 1 लाख के, तो मेरे को 1 लाख आप लेके दो, जो प्राइस है मेरे को वो लेके दो। सेलर कैन स्यू ओनली फॉर डैमेजेस। अगर मान लो वो रिफ्यूज़ कर देता है फ्यूचर में कि मैं आपकी ये नैनो कार 1.5 लाख में नहीं बाय करूँगा, मुझे नहीं चाहिए, तो जिन डैमेजेस को सेलर ने फेस करा वो सिर्फ उन्हीं डैमेजेस का कंपनसेशन डैमेजेस क्लेम मांग सकता है। अब बायर की रेमेडी देखते हैं। हमने अभी देखी सेलर की रेमेडी, नाउ वी आर गोइंग टू सी बायर की रेमेडी। बायर कैन रिकवर गुड्स प्लस डैमेजेस। जो खरीदने वाला है एक तो वो गुड्स लेगा और साथ में डैमेजेस को भी लेगा, डैमेजेस को भी रिकवर करवाएगा। और एग्रीमेंट टू सेल में बायर कैन क्लेम डैमेजेस ओनली। यहाँ पर सिर्फ वो डैमेजेस को ही ले सकता है, वो गुड्स को इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उसको ओनरशिप नहीं मिली थी। तो बायर की रेमेडी में ना हम देखते हैं कि अगर सेलर को डिफ़ॉल्ट करता है तो बायर को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या सोल्यूशन मिलेगा। सिंपल वर्ड्स में, इफ़ सेलर ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, गुड्स को सेल नहीं करता या फिर मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, तो बायर क्या कर सकता है? बायर के पास कुछ रेमेडीज़ होती हैं। सेल के केस में तो जैसे कि ओनरशिप मिली होती है बायर को, अगर सेलर ने डिलीवरी करने से मना कर दिया तो बायर उन गुड्स को रिकवर करवा सकता है और जिन डैमेजेस को उसे फेस करा उनको उसका क्लेम ले सकता है। फिर अगर हम बात करें एग्रीमेंट टू सेल की, उसमें ओनरशिप जैसे कि नहीं ट्रांसफ़र होती, बायर अभी ओनर नहीं बना होता, लेकिन फिर भी जो बायर है वो डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है। वो गुड्स को रिकवर नहीं कर सकता लेकिन उन डैमेजेस को
क्लेम करवा सकता है। नेक्स्ट वी हैव रीसेल ऑफ गुड्स। सेलर कांट रीसेल। अगर गुड्स एक बार सेल हो गए तो उन्हें जो सेलर है वो दोबारा बेच नहीं सकता, क्योंकि उसके पास ओनरशिप का राइट नहीं है। अगर एक बार आपने किसी के साथ एग्रीमेंट कर दिया तो आप उस एग्रीमेंट को पूरा करने से पहले उसको कहीं और रीसेल कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। अगर जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, सेलर बिकम्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सो सेलर एक ऐसा क्रेडिटर बन जाता है उस बायर का कि मीन्स उसे पैसे मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा इनसिक्योर होके मिल भी सकते, नहीं भी मिल सकते। दूसरी ओर जो हमारे पास एग्रीमेंट टू सेल है उसमें सेलर क्या करेगा, डिलीवरी करने से ही मना कर देगा, क्योंकि अगर उसे पता है कि ये बायर इंसॉल्वेंट है तो मैं इसे क्यों सेल करूँगा, क्यों मैं अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारूँ अगर मुझे ऑलरेडी पता है कि ये जो बायर है ये इंसॉल्वेंट हो जाएगा। बाय सेलर कैन स्यू ओनली फॉर डैमेजेस। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो सेलर है वो सिर्फ डैमेजेस ही क्यों क्लेम कर सकता है एग्रीमेंट टू सेल में। सो बिकॉज ओनरशिप हैज़ नॉट ट्रांसफर्ड। अभी ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई, मीन्स रिस्क उसका है। द गुड स्टिल बिलोंग टू सेलर, देयरफॉर सेलर कांट डिमांड फुल प्राइस। वो फुल प्राइस नहीं मांग सकता अगर बायर रिफ्यूज़ कर देता है गुड्स को बाय करने के लिए। ही कैन ओनली रिकवर कंपनसेशन फॉर लॉस सफर्ड। एग्जाम्पल है, ए एग्रीज टू सेल कार टू बी आफ्टर 15 डेज। ए ने कहा कि मैं बी को 15 दिनों के बाद कार बेचूंगा। डिलीवरी से पहले बी ने खरीदने से मना कर दिया। अब जो कार है वो अभी भी ए की है, ए उसके किसी और इंसान को सेल कर सकता है। अगर उसे लॉस होता है उस रीसेल करने पे तो वो उन डैमेजेस का क्लेम मंगवा सकता है बी से। व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। अब कुछ केसेस में जो हमारा एग्रीमेंट टू सेल है ना ये सेल बन जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल व्हेन टाइम पासिस। जब टाइम पास हो जाता है, जब कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, तब वो एग्रीमेंट टू सेल बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बन जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट इज बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। हायर परचेज आई विल अगेन से कि हमने एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करा हुआ है। बेसिस देखें अगर, सबसे पहला पॉइंट आएगा नेचर। जो सेल है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, मीन्स है तो कॉन्ट्रैक्ट लेकिन सेल का। जो हायर परचेज है वो एक एग्रीमेंट है टू हायर करने का एक एग्रीमेंट है। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, वो एग्रीमेंट टू हायर है। अगर हम गवर्निंग लॉ की बात करें तो इसके लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, इसके लिए हायर परचेज एक्ट 1972 है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप इसमें इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, इसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ट्रांसफर होती है। पोजेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पोजेशन हमेशा ट्रांसफर इमीडिएटली ही हो जाता है हायर परचेज में। राइट टू टर्मिनेट, बायर कांट टर्मिनेट। बायर ना इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता क्योंकि सेल हो चुकी है, लेकिन हायरर में टर्मिनेट। हायरर इसको कॉन्ट्रैक्ट को, जो हायर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोड़ सकता है क्योंकि अभी वो प्रॉपरली ओनर नहीं बना, वो अभी भी उसकी इंस्टॉलमेंट्स को पे कर रहा है टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट। पोजीशन ऑफ बायर, बायर की क्या पोजीशन है, बायर एक ओनर है, बायर एक बेली है। बेली वो होता है जो गुड्स को सिर्फ कुछ टाइम के लिए यूज़ करता है, चाहे उन्हें ठीक करने के लिए, चाहे अपने इस्तेमाल करने के लिए, चाहे पर इंस्टॉलमेंट्स में खरीदने के लिए। इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो पेमेंट होती है प्राइस के लिए, जितना प्राइस होता है उसकी पेमेंट इमीडिएटली करनी पड़ती है। लेकिन हायर परचेज की बात करें तो हायर चार्जेस पे पेमेंट करते हैं हम। रीपोजेशन की, सेल के केस में सेलर रीपोजेस नहीं कर सकता क्योंकि जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो चुकी है, तो रीपोजेशन यहाँ पर नहीं हो सकती, लेकिन हायर परचेज में हो सकती है अगर कोई डिफॉल्ट होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट तक आते आते। टैक्स की बात करें तो इसमें वैट, सेल टैक्स सब कुछ देना पड़ता है इमीडिएटली। वहाँ पर टैक्स पेबल व्हेन सेल कंप्लीट्स, टैक्स सिर्फ तभी दोगे जब सेल कंप्लीट होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेल के ऊपर लगती है। अगर अभी सेल ही नहीं हुई तो ये सारे वैट, सेल टैक्स क्यों लगेंगे। अब एग्जाम्पल है हायर परचेज की। ए परचेजेज अ टीवी ऑन हायर परचेज। अब ए ना एक टीवी खरीदता है हायर परचेज के ऊपर जो 5000 पर मंथ होता है फॉर द 12 मंथ्स। ओनरशिप ट्रांसफर आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट। इफ़ ए स्टॉप्स इंस्टॉलमेंट, अगर ए ने कुछ महीने दी फिर उसने बंद कर दी, ओनर कैन टेक टीवी बैक, ओनर इसे रिपोजेस करवा लेगा। देयरफॉर इट इज़ अ हायर परचेज एंड नॉट सेल। इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हमें याद करने हैं, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसके ऊपर ध्यान दो
क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम है, इससे आप खुद ही मगअप हो जाओगे। फिर भी मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 मीनिंग ऑफ गुड्स के बारे में बताता है। सेक्शन 4 बताता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। बस आप सेक्शन 4 याद कर लो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में सेक्शन 4 बताता है, उसका मतलब। फिर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 बताता है सेल के बारे में। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बताता है। सेक्शन 5 फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, किस तरीके के फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कौन सी फॉर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ऑरल, रिटन, इम्प्लाइड या पार्शली ऑरल पार्शली रिटन। सेक्शन 26 बताता है रिस्क पासिस विद ओनरशिप, ओनरशिप के साथ रिस्क भी पास हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अब केसेस के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। प्रिपरेशन करते वक्त आपको कुछ गिने चुने केसेस याद करने हैं, लेकिन समझ लो क्योंकि आप एग्जांपल्स बिल्ड कर सकते हो। केस एग्जैक्ट आप नेम नहीं याद कर सकते, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप इसको एग्जांपल्स की फॉर्म में कोट आउट कर सकते हैं। तो स्टेट ऑफ गुजरात एंड रमन लाल में वो था कि एक इंसान एक ही समय पर बायर और सेलर नहीं हो सकता। वो दोनों पार्टनर्स थे, जॉइंट ओनर्स थे, तो वो अपने खुद के ही गुड्स को डिवाइड कर रहे थे, तो वो सेल नहीं कर रहे थे, उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगता। ग्राफ वर्सेस इवान में हमने बात करी थी कि क्लब जो है वो अपने मेंबर्स को सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर ओनर और मतलब बायर और सेलर का कोई रिलेशन नहीं है, डिफरेंट। एल्ड्रिच वर्सेस जॉनसन में हमने करा था कि पार्टली कैश और पार्टली गुड्स है, तो इसको सेल माना जाएगा। अब कंक्लूजन ये है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 रेगुलेट्स कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ मूवेबल गुड्स। जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये 1930, ये उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ डील करता है जिसमें सेल होती है और परचेज होती है मूवेबल गुड्स की। मूवेबल गुड्स लिखना ज़रूरी है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, गुड्स का होना ज़रूरी है, ओनरशिप ट्रांसफर होनी ज़रूरी है और मनी कंसिडरेशन का प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। ये चैप्टर हमें सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस बताता है और सेल एंड हायर परचेज के बीच में डिफरेंस बताता है। ये जो डिस्टिंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट्स, ओनरशिप, रिस्क एंड रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं इन दोनों में, चाहे वो सेल हो, चाहे वो एग्रीमेंट टू सेल या फिर हायर परचेज हो। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एग्रीमेंट टू सेल भी आता है, एग्रीमेंट टू सेल भी आता है और सेल भी आता है, दोनों चीज़ें आती हैं। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।